हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे सारणिक। सारणिक के देखो हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सारणिक में ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, आपको पता है, यदि आपने संक्रियाओं को काम में लेना सीख लिया कि किसी भी क्वेश्चन को हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे, किस तरीके से उसमें संक्रिया लगाएंगे, कौन सी हम संक्रिया लगाएं जिससे क्वेश्चन सरल हो जाए। कई बार होता क्या है, आप लोग ऐसी संक्रियाएं लगा देते हो जिससे क्वेश्चन सरल होने की बजाय क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में आपको ये रखना है कि हमेशा संक्रिया वो लगाएं जिससे क्वेश्चन सरल बने। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में एक 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 आ रहा है तो आप क्या करोगे, वहां पर जीरो बनाने का प्रयास करोगे, 2 जीरो बना लोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आज हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 70 और इसमें एक क्वेश्चन दे रखे बच्चों, x प्लस ए बी सी, यहाँ पे सी x प्लस बी ए और यहाँ पर ए बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्वेश्चन है समीकरण को हल कीजिए। देखिए बच्चों, किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, उस समीकरण में जो दिया हुआ चर का मान है, मतलब उस समीकरण में जो चर आ रहा है उसका मान निकालना होता है। तो इस समीकरण को हल करना है। पहले तो बताओ ये समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। ठीक है, बराबर का चिन्ह है इसलिए ये समीकरण है। तो यहाँ पर ऐसे मत करने लग जाना कहीं भाई LHS लिख के लास्ट में बराबर में जीरो लेकर के आ रहे हो। जीरो आएगा नहीं, लेकिन आप खुद कोशिश करके जैसे जैसे संख्या लगा करके जीरो लेकर के आ रहे हो, वो गलत है। इसमें दोनों पक्ष साथ चलेंगे। जिसमें आपको समीकरण गिवन होती है हमेशा वो दोनों पक्ष साथ में चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे। अब x का मान निकालने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। तो एक तरीका है कि आप इसको प्रसार करके सॉल्व कर लीजिए, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी पंक्ति के सापेक्ष, या फिर आप इसमें ऐसी संक्रिया लगाइए जिससे ये क्वेश्चन सरल हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि यदि हम C1 C2 और C3 को जोड़ते हैं, C1 C2 C3 को जोड़ते हैं, मतलब ऐसे जोड़ते हैं तो सेम संख्या बन रही है जैसे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसमें भी क्या आएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी क्या बनेगा, x प्लस सी प्लस ए प्लस बी। यानी कि सभी जगह पर क्या बन जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर भैया संक्रिया जो मैं लगा रहा हूं वो है C1 में हम चेंज करेंगे। और C1 में हम किस प्रकार का चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है क्या, आप यहाँ पर ऐसे मत लिखिए ना कहीं भाई R1 में चेंज करेंगे, किस प्रकार का, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि R का मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। और जब आप ऐसे जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इन तीनों को जोड़ने पर x प्लस ए प्लस सी और प्लस ए, सेम थोड़ी आएगा, फिर अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर ये संक्रिया नहीं लगेगी। ठीक है, आप स्तंभों को जोड़ रहे हो तो जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे उसको तो ऐसे कैसे लिखना होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे उसको ऐसे लिखना है। तो आप C2 और C3 में परिवर्तन नहीं कर रहे तो C A x प्लस सी आएगा, यहाँ पे हो जाएगा B x प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा B। भाई इन दोनों में तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर रहे। ठीक है, C1 में परिवर्तन कर रहे हो, और किस तरीके का, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ के लिखोगे तो क्या आएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आएगा और सेम ऐसा ही यहाँ पे आएगा। अरे सेम बनाने के लिए तो हम संक्रिया लगा रहे थे यहाँ पे। ठीक है क्या, अब साहब आपने सेम क्यों बनाया, अरे भैया जब किसी पंक्ति और किसी स्तंभ में एक जैसे अंक होते हैं या एक जैसी संख्या होती है तो हम उसको कॉमन नहीं लेते क्या, कॉमन लेने का मतलब बाहर नहीं लेते क्या। तो इस पंक्ति से यहाँ से क्या बाहर आएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो फिर आंसर क्या हो गया इसमें, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आ गया बाहर। ठीक है, अंदर क्या बच गया, 1 1 1 b x प्लस बी, यहाँ पे रह गया b, यहाँ पे c a x प्लस सी बराबर में 0। ठीक है क्या, अब यहाँ पर देखो दो संख्याओं का गुणनफल 0 है,
दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या होता है, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो जब मैं इसको 0 के बराबर करूंगा तो यहां से एक x का मान आ जाएगा, मतलब इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस b माइनस c। और बच्चों सब में से क्या कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन आ रहा है माइनस, तो ब्रैकेट में रह जाएगा a प्लस b प्लस c। तो x का एक मान तो यहां से आ जाएगा। फिर हम इसको भी तो 0 के बराबर करेंगे और देखेंगे कि क्या यहां से x का मान आता है। तो मैं इसको 0 के बराबर कर लेता हूं यहां पे, ठीक है क्या भाई, या तो ये 0 होता है या फिर ये 0 होता है, तो दोनों को 0 के बराबर करना पड़ेगा ना। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं 1 1 1। यहां पे क्या होगा b x प्लस b और यहां पे क्या है b है, ठीक है क्या। इधर है c a x प्लस c बराबर में 0, यही तो है फिर, अरे यही है ना। अब वही बात यहां पर आपको करनी है, कौन सी, अभी मैंने बताया था कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में एक एक और एक दिख रहा है या सेम संख्याएं दिख रही है तो पहले आप कॉमन लेते हो, बाद में एक बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, जितने आप जीरो बना सकते हो। तो जब इसमें से इसको घटाओगे, मतलब इसमें से इसको घटाओगे, एक में से एक जाएगा तो जीरो, और इसमें से इसको घटा दोगे तो भी जीरो। फिर ऐसे मत कर देना इसमें से ये घटा दोगे, दो ही संक्रिया लगा सकते हो आप एक बार में, क्योंकि इसकी कोटि कितनी है 3 है, तो दो संक्रिया आप एक साथ यहाँ पे लगा सकते हो। अब इसमें से इसको घटाने का मतलब ये थोड़ी भाई एक में से एक घटाएंगे, इन दोनों को ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें से इसको घटाने का मतलब होता है कि इस पंक्ति को इस पंक्ति में से घटा के लिखना है, वही तो मतलब है। तो पहले आप यहाँ पर संक्रिया लिख लीजिए, कौन सी संक्रिया है। तो हम R1 और R2 में परिवर्तन करेंगे, इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे, किस प्रकार का, कि R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटा करके किसकी जगह लिख देंगे, R1 की जगह लिख देंगे। और दूसरा परिवर्तन बच्चों में किसमें कर रहे हैं, R2 में कर रहे हैं। और R2 में किस तरीके का परिवर्तन कर रहे हैं, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, ये जो R2 है ना, R2 इसमें से क्या घटाएंगे, R3 घटाएंगे। तो हम परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ कितनी पंक्तियों में कर रहे हैं, दो ही पंक्तियों में कर रहे हैं, और दो में ही कर सकते हैं एक बार में, तीसरी में थोड़ी कर सकते हैं उल्टा सीधा कुछ भी। यहाँ पर सिर्फ R1 और R2 में परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखो आएगा क्या, घटा के लिख दो, एक में से एक गया 0, इसमें से ये घटाओगे b माइनस एक्स माइनस बी, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा तो c माइनस a बचेगा, ठीक है। सेम इसमें से इसको घटा के लिख दो, क्योंकि R2 में तो परिवर्तन करना है, और R2 में किस टाइप का परिवर्तन करना है, R2 माइनस R3। तो एक में से एक है तो 0, यहाँ पे x आएगा, और इधर सोल्व करोगे तो x, सॉरी पहले क्या आएगा a, फिर आएगा माइनस एक्स माइनस, और R3 में परिवर्तन आप कर नहीं रहे, तो ऐसे कैसे आएगा 1 b x प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब आपने देखा कि इस स्तंभ में दो जीरो है, और हम किसी भी सारणी का मान उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके ज्ञात करते हैं जिसमें अधिकतम जीरो होते हैं। तो यहाँ पर दो जीरो है, इसका मतलब हम इस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो प्रसार करते वक्त हम क्या करते हैं, इनको तो बाहर लिखते हैं और फिर ब्रैकेट लगाते हैं। तो इन दोनों को लेने की आवश्यकता है क्या, नहीं आवश्यकता, क्योंकि जब ये ब्रैकेट के बाहर आएंगे तो वो तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये अंक लेना है, इसमें यही लेना है, इसमें कुछ नहीं करना। तो होगा क्या, फिर देख लेते हैं क्या होगा। अभी मैं सिर्फ ये ले रहा हूं, एक ले लिया, अब एक जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दिया, तो बच गई ये 4 एलिमेंट। अब मुख्य विकर्ण को इससे गुणा कर दो, माइनस एक्स को गुणा करना है उससे, माइनस एक्स से गुणा करना है। तो माइनस एक्स किसके बाहर आएगा, a माइनस एक्स माइनस सी, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर किसका चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो x किसके बाहर आएगा, c माइनस a के बाहर आएगा, बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अरे इस सारणी का मान यही तो होगा, क्योंकि हम प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। अब इसका चिन्ह देखना है कि यहाँ पर चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो वो डिपेंड करता है इस पे कि ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है। तो कौन सी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में, और कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 4 समय की विषम सम है, और सम होने की कंडीशन में चिन्ह कैसा आता है, प्लस का आता है, प्लस का आएगा।
और 1 से गुणा करने का यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या होगा, x को जब आप गुणा करोगे इसमें तो क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से क्या को बना रहा है, x को बना रहा है। तो x को कॉमन ले लीजिए आप, या माइनस x को कॉमन ले लीजिए। तो माइनस x को यदि आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस एक्स माइनस सी। यहाँ पर आपने माइनस एक्स को बाहर ले लिया तो क्या बच गया, प्लस का c और माइनस का a बराबर में 0। ये तो आएगा फिर। तो देखो c से c कट गया, a से a कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 0। तो एक अक्ष का मान तो पहले आ गया था क्या, माइनस a प्लस b प्लस c, और दूसरा x का मान बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करके आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। ये बात समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। आपको बस संख्या वो लगानी है जिसको लगाने से क्वेश्चन में कोई ना कोई फायदा हो रहा हो। यहां पर आपने देखा कि C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से एक जैसी संख्या बन रही है जिसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और वो है बच्चों एग्जांपल 18। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यहां पर एक तरीके से दो LHS है, दो LHS है, इस तरीके से मैं लिख देता हूं यहाँ पे x स्क्वायर y z, फिर है y स्क्वायर z x, इसके बाद में z स्क्वायर x y बराबर में आपको लाना है इसमें 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब, और फिर जो इसका आंसर लाना है वो है y माइनस z माइनस x और x माइनस y, और इसके साथ में बच्चों है y z x x y। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और वो है एग्जाम्पल 18। देखो यहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं वो देखना। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहां पर है क्वेश्चन में दे रखा है y z और यहाँ पे zx और x। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब देखो यहां से कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको बोल सकता है कि सिद्ध कीजिए ये इसके बराबर है, इन दोनों को बराबर सिद्ध करवा सकता है, या फिर इन दोनों को बराबर सिद्ध करवा सकता है, या फिर इन दोनों को बराबर सिद्ध करवा सकता है। ऐसे 3 नहीं देगा आपको कभी भी एग्जाम में, 2 ही देगा। भाई इसके बराबर ये सिद्ध कीजिए, या फिर इसके बराबर ये सिद्ध कीजिए, या फर्स्ट के बराबर थर्ड को ला करके बताइए, ऐसे आ सकता है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले ये वाला LHS यहाँ पे लेना, इसके बाद में हम इसको सॉल्व करके ये लेकर के आएंगे और इसको सॉल्व करके ये लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर LHS एक बार फिर से लिख रहा हूं LHS, और LHS यहां पर है, देखो LHS यहां पर है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y, यही तो है। अब इसको सॉल्व करके ये लेके आना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। आंसर में सभी जगह पर 1 है, आंसर में सभी जगह पर 1 है, सभी जगह मतलब प्रथम पंक्ति में 1 है। तो आप भी कुछ ऐसा करो, ऐसा दिमाग लगाओ, यहाँ पर ऐसी संख्या लगाओ जिससे किसी एक पंक्ति में 1 1 और 1 बन जाए। और पिछले क्वेश्चन के हिसाब से 1 1 और 1 कब बनता है, जब किसी पंक्ति और किसी स्तंभ में एक जैसी संख्या आती है, फिर हम उसको बाहर लेते हैं। तो हमारे को ऐसी कुछ संख्या यहाँ पे लगानी है जिससे किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में एक जैसी संख्या बन जाए। तो भैया याद रख लेना, यदि किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाई दे किसी पंक्ति या स्तंभ में कैसा a × b, b × c, c × a, तो आपको पता है कि यदि मैं इसको c से गुणा कर दूं
इसको a से गुणा कर दूं और इसको b से गुणा कर दूं तो सभी जगह क्या बन जाएगा, a b c बन जाएगा। a b दिख जाए, b c दिख जाए, c a, या फिर x y y z z x दिख जाए। तो बताओ रे इसको किससे गुणा कर सकते हैं, z से, इसको x से कर दें और इसको किससे कर दें, y से कर दें। तो सभी जगह क्या बन जाएगा, x y z। ये ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीसरी वाली पंक्ति है, तीसरी वाली पंक्ति में है x y y z z x। तो हम सभी जगह क्या बना देंगे, x y z बना देंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे x y z कब बनेगा ये बताओगे, जब मैं इस पंक्ति को x से गुणा करूंगा। दिमाग लगाना सर, यदि हम इस पंक्ति को x से गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, x y z, लेकिन यहाँ पे z x स्क्वायर बन जाएगा, कोई मतलब नहीं। सभी जगह x y z बनना चाहिए। तो पंक्ति को तो आप x से गुणा नहीं कर सकते। तो फिर स्तंभ को देखो, हम ऐसे x से गुणा करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, x क्यूब। और आंसर में दिख रहा होगा x स्क्वायर और x क्यूब है बच्चों। इसका मतलब आपको इस स्तंभ को x से गुणा करना है, इस स्तंभ को y से गुणा करना है और इस स्तंभ को z से गुणा करना है। तो यहाँ पर संक्रिया क्या लगाएंगे, C1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे। किस प्रकार का, कि x इंटू C1, C1 को x से गुणा कर लेंगे और C2 में बच्चों इस प्रकार का चेंज करेंगे। किस तरीके का, कि y C2, और C3 में किस तरीके का, C3 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि यहाँ पे क्या जाएगा, z C3। इस तरीके से आपको इसको गुणा करके लिखना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि गुणा और भाग वाली कितनी संख्या आप एक साथ लगा सकते हो। प्लस माइनस की तो कोटि से एक कम लगाते हैं, जैसे दो संख्याएं एक साथ लगा सकते थे, अभी लगा के बताया था मैंने, जीरो बनाया था 2 बार। यहाँ पर आपने इसको x से गुणा किया है, y से गुणा किया है, z से गुणा किया है, तो इसका उल्टा काम बाहर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसका x y z का, तो मैंने भाग दे दिया x y z का। भाग देने का मतलब एक के नीचे एक का होता है। अब गुणा करके लिखो, क्या होगा, इसको x से गुणा करना है, x स्क्वायर x क्यूब x y z। इसको y से गुणा करोगे तो y स्क्वायर y क्यूब x y z, और इसको z से गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा, z स्क्वायर z क्यूब x y z। ओके, अब भैया यही तो हम चाहते थे कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में एक जैसी संख्या प्राप्त हो जाए तो उसको हम बाहर ले लें, बाहर ले लें तो एक बन जाएगा, अंदर एक ही तो आंसर है। तो यहाँ से देखो x y z को बनाएगा, इस पंक्ति से कॉमन आके यहाँ पे लग जाएगा और x y z से x y z कट जाएगा इसमें। तो भैया आगे जो इसका आंसर होगा वो होगा x y z कॉमन लिया, नीचे x y z पहले से है, तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया x स्क्वायर x क्यूब 1 y स्क्वायर y क्यूब 1 z स्क्वायर z क्यूब 1। ये तो घटी गई सर, आंसर तो आ रहा है लेकिन जरा उल्टा है। इधर देखो 1 1 ऊपर है और इधर 1 1 नीचे आ गया, तो ऊपर कर देते हैं ना इसको, इस वाली पंक्ति को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। सर फिर भी आंसर सेट नहीं हुआ, क्योंकि नीचे x क्यूब y क्यूब z क्यूब है, तो 2 बार एक्सचेंज करेंगे। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि एक बार एक्सचेंज करोगे तो माइनस का चिन्ह बाहर आएगा, नहीं तो माइनस थोड़ी है, तो वैसे भी उस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और फिर हम x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। तो कितनी बार परिवर्तन करना पड़ा, कितनी बार हमारे को परस्पर पंक्तियों को बदलना पड़ा, 2 बार, और 2 बार बदलने से चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 और 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। तो बताओ रे आपका RHS आया या नहीं आया? आपने LHS लिया और पहला RHS आपके सामने आ गया। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, इसको काम में लेते हुए हम ये आंसर निकालेंगे, और ये आंसर तो हम एक क्वेश्चन में निकाल चुके हैं जिसमें ऐसा ही कुछ था, अभी याद आ जाएगा आपको। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, तो इसको मिटा देते हैं। बच्चों आप क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हो, मेरे को पता है, और मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा। स्कूल के खुलने के भरोसे मत बैठे रहो आप, बात समझ में आ रही है? स्कूल के भरोसे मत रहो,
आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन निकालते रहिए। हाँ, 21 तारीख से आप आ सकते हो सवाल पूछने के लिए। चलो अब ये हम ले रहे हैं, ये वाला जो RHS आपका आया, या हम ऐसे बोल सकते हैं RHS फर्स्ट को ले रहे हैं। RHS फर्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं 1 1 और 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ पे है x क्यूब y क्यूब z। वैसे ये मध्य वाला है। अब यहाँ से आपको ये आंसर निकालना है। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आंसर को देख करके हम संक्रियाएं लगाते हैं। जैसे अभी आंसर को देखा कि 1 1 1 था, 1 कब बनेगा, x y z को कॉमन लिया, इस तरीके से। अब भी आंसर को हम देखेंगे। देखो आंसर में क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, मतलब x में से y को बिठा के लिखना है। अब देखो x किस में है, इस वाले स्तंभ में x है, इस वाले स्तंभ में y है, और इस वाले स्तंभ में क्या है, z है। तो x माइनस वाई कब आएगा, जब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे। ऐसे इसमें से C1 में से क्या घटाओगे, C2 घटाओगे, और किसकी जगह लिखोगे, C1 की जगह लिखोगे। इसमें से इसको घटाओगे यानी कि C2 की जगह लिखोगे। तो दो ही संख्या लगा सकते हैं ना हम एक साथ। अरे लगा सकते हैं ना, लगाते हैं नहीं लगाते। तो C1 में क्या चेंज होगा कि C1 माइनस C2, एक संख्या तो ये होगा, और दूसरी संख्या इसमें क्या होगी, C2 में इस तरीके का चेंज करेंगे। किस तरीके का, C2 माइनस C3। दो ही संक्रिया लगानी है बाबूजी, तीसरी संक्रिया मत लगा देना यहाँ पे कि C3 में इस प्रकार का चेंज करेंगे, C3 माइनस C1। अब एक गलत है। एक टाइम पे आप सिर्फ कितनी संक्रिया लगा सकते हो, दो संक्रिया लगा सकते हो, प्लस माइनस वाली। ओके चलो लगाते हैं। हाँ, जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे, किसमें परिवर्तन नहीं कर रहे, C3 में, उसको ऐसे ही लिखना है। तो 1 z स्क्वायर z, इसको ऐसे ही चिपकाते हैं। अब C1 में किस तरीके का चेंज करना है ये बताइए मेरे को। आप C1 में चेंज करना है कि जहां पर C1 है वहां पे क्या लिखना है, C1 माइनस C2 लिखना है। ओके तो लिख दीजिए जरा C1 माइनस C2। ये C1 है आपका, ये C2 है, तो घटा के लिखो, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब। ओके, और यही तो हम चाहते थे। सेम इसी तरीके से C2 की जगह पे क्या आएगा, 0 y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों y क्यूब माइनस z क्यूब। सर ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, बहुत फायदा हो गया ना लाइकों। इसमें तो 2 0 बन गए, और इस वाले स्तंभ को जरा ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे देखो क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यदि हम प्रसार करते हैं तो क्या आता है, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई आता है क्या, बिल्कुल सही। और यदि हम इसका फॉर्मूला लगाएं, x क्यूब माइनस वाई क्यूब का, बच्चों क्या होता है इसका फॉर्मूला, वो होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये इसका फॉर्मूला होता है नहीं भाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे क्या होता है। सॉरी गलत लिख दिया हमने, ये थोड़ी होता है इसका फॉर्मूला, आपको भी याद नहीं है क्या, अरे नालायक को ये होता है। जैसे यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स माइनस वाई, फिर क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस के साथ लिखना है, प्लस एक्स वाई, एक्स वाई पे डिपेंड करेगा चलिए, ठीक है। तो इसका प्रसार किया तो क्या आया, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसका प्रसार किया तो क्या है, ये है। इसका मतलब दोनों में क्या है, x माइनस वाई है। यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, और यहाँ पर तो x माइनस वाई है। जीरो के पास में आप कुछ भी मान सकते हो। तो इस वाले स्तंभ में से क्या को बनाएगा, x माइनस वाई को बनाएगा। सेम इसी तरीके से इस वाले कॉलम में से क्या बाहर आएगा, y माइनस जेड बाहर आएगा। तो जरा आगे हम इसको सोल्व करें, तो सॉल्व करने से आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि बराबर, यहां से कॉमन ले रहा हूं, चलो x माइनस वाई कॉमन लेगा, x माइनस वाई, और यहां से क्या कॉमन आएगा, y माइनस जेड कॉमन आएगा, है कि नहीं। अब अंदर क्या बच गया वो लिख दो, अंदर क्या बचा, 0, तो 0 रहेगा। यहां से x माइनस वाई बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, x प्लस वाई बचेगा, और यहां से जब x माइनस वाई बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई।
ये तो बच्चे का अभी तो बताया था गुणनखंड। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 0 फिर y प्लस जेड बचेगा, नीचे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स या सॉरी वाई जेड। ये आएगा इसमें, ये तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और लास्ट पे है 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ओके, अब देखो, अब इसको देखना, आंसर में था x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया, अब क्या है z माइनस एक्स और आना चाहिए। तो क्या आप ऐसी कोई संक्रिया लगा सकते हो जिससे z माइनस एक्स और बने? तो यदि मैं इसको ऐसे करता हूं, देखो 0 में से 0 उठाओगे तो 0 आएगा, यहां पर क्या होगा x प्लस वाई में से यदि हम ये घटाते हैं तो माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, ये से घट रहा है x माइनस जेड आ रहा है, क्या आ रहा है x माइनस जेड, ये क्या है z माइनस एक्स है, और हमारे पास में क्या है x माइनस जेड आ रहा है, तो एक तो बात है माइनस को ले लेंगे तो z माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर तो बन रहा है। या फिर हम इसको उल्टा कर दें, इसमें से घटा दें, C2 में से C1 घटा लें तो क्या बन जाएगा z माइनस एक्स बन जाएगा। अब इसमें से देखो आप क्या इसमें भी ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर बिल्कुल बनेगा। पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। हम संक्रिया जो यहाँ पर लगा रहे हैं कौन से लगा रहे हैं, C2 में चेंज करें, सिर्फ इसमें C2 में, और किस तरीके का C2 माइनस C1। अब घटाएंगे तो आएगा क्या, जरा उस चीज को समझना। C2 में से C1 घटाना, तो 0 में से 0 घटाओगे 0 आएगा, इसमें से घटाओगे y प्लस जेड, पहले कौन है C2, तो C2 का एलिमेंट पहले लिखना है, फिर माइनस x माइनस वाई। अब देखो ये कट गया तो यहाँ पे क्या बनेगा z माइनस एक्स बनेगा, फिर इसमें से इसको घटाओगे, बात को जरा ध्यान से समझें, ये पहले लिख लो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, इसको घटाना है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होगा। अब वाई स्क्वायर से ये देखो वाई स्क्वायर कट गया, इसको सॉल्व करते हैं, इधर देखना भैया क्या आएगा इसकी जगह, क्या बचा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक जगह लिख रहा हूँ, इन दोनों को एक जगह लिख रहा हूँ, और इन दोनों को एक जगह लिख रहा हूँ, प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। अब इसके फिर से आप गुणनखंड कर लो तो क्या होंगे z माइनस एक्स और z प्लस एक्स, ये तो होगा। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y z माइनस एक्स होगा। अब फिर से क्या कॉमन आ रहा है, फिर से क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो जब आप z माइनस एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, z प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा y, तो कोष्टक में बचेगा x प्लस वाई प्लस z। बात समझ में आई? तो ये मैं आपको पहले ही सॉल्व करके बता चुका हूँ कि z माइनस एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। कौन सी संक्रिया लगाने से, C2 माइनस C1 करने से, तो कर लो जी, बराबर ऐसे रहेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे सिर्फ किसमें परिवर्तन कर रहे हो, C2 में, तो C1 बिल्कुल सेम रहेगा 0 x प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स। अब C2 माइनस C1 करो और किसकी जगह लिखो, C2 की जगह लिखो, तो अभी तो बताया था 0 बचेगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे z माइनस एक्स आएगा, और दूसरा इसमें से इसको उठाने पर क्या आ रहा है z माइनस एक्स, और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और लास्ट में जो है वो तो सेम है 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। यस, दिख रहा होगा आपको। हमने यहाँ पर जो संक्रिया लगाई है वो है कौन सी संक्रिया है, C2 माइनस C1, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करें तो आप आंसर आ भी गया है। देखो इसमें आगे क्या होगा, इसके आगे इस वाले कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, मतलब z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई पहले से है, y माइनस जेड पहले से है, और आपने z माइनस एक्स और कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा उसको समझना, मतलब सारणी के अंदर ये तो सेम रहेगा 0 x प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पर 0 रहेगा। जब z माइनस एक्स बाहर आ गया तो 1, और z माइनस एक्स बाहर चला गया तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड 1 जेड स्क्वायर जेड। ओके, तो ये बाहर जो आंसर था ये तो आ गया। अब आपको पता है कि जब हम इसका प्रसार करके सॉल्व करेंगे तो ये तो आना ही है। अब मेरे को आप बताइए आप किसके सापेक्ष प्रसार करोगे,
उस पंक्ति के सापेक्ष जिसमें अधिकतम जीरो है। तो इस वाली पंक्ति में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, तो हम इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे। इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी लेने की आवश्यकता नहीं, इसको लेने की आवश्यकता है, तो 1 से गुणा करने का भी कोई मतलब नहीं। तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, ये करना था। उसमें तो प्लस आता ही है, प्रथम पंक्ति में चिन्ह बताइए, प्लस और माइनस, प्लस ही आएगा। तो देखो क्या होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये इससे गुणा करोगे, पहले ये गुणा हो, ठीक है। गुणा करोगे किसको, x प्लस वाई को x प्लस वाई प्लस जेड से, फिर माइनस एक से गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। और जब गुणा करके आप इसमें से घटाओगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ब्रैकेट में आएगा एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमारे को सॉल्व करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 3 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए इसको एक बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। वैसे आप चाहते नहीं हो एक बार भी निकालना, फिर भी आप निकाल लेना। आज के वीडियो बच्चों हम इतने पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।